नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका अंतिम बार अभिवादन करता हूं। अंतिम बार का मतलब ये नहीं है कि इसके बाद कोई क्लास नहीं होगी, लेकिन हाँ, ये थ्योरिकल सेक्शन जो कंप्यूटर विषय के बारे में हम पढ़ रहे थे, आज उसकी ये अंतिम क्लास है। इसके बाद मैं एक सेक्शन लूंगा क्वेश्चन आंसर का, जो हमने पढ़ा है उसके बारे में जो सवाल है वो डिस्कस करूंगा, लेकिन थ्योरिकल पोर्शन की आज ये साथियों अंतिम क्लास है। हम लोगों का लगभग 40 घंटे साथ रहा, हमने सारी बातें धीरे धीरे डिस्कस की, जो हर एग्जाम में पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में बात की। मैं 100% आपको देने की कोशिश की। हम फिजिकल रूप से तो आपस में नहीं जुड़े हैं, लेकिन लॉजिकल रूप से इस मीडिया के माध्यम से आपस में हम कनेक्टेड हैं। लगभग राजस्थान के नहीं, एसएससी के, यूपीएससी के हर एग्जाम में कंप्यूटर विषय का महत्व है। उम्मीद करूंगा कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूं और आपको जो आवश्यक कंटेंट चाहिए थे मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। लास्ट इस टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक में लास्ट में अंत में हम बात करना चाहते हैं कुछ डिफरेंट चीज़ों की, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है लेकिन सिलेबस का हिस्सा नहीं होती है। एग्ज़ाम में पूछी जाती है लेकिन हमें याद नहीं होती है। कारण क्या है कि उन चीज़ों का नाम हमने पहले सुना हुआ रहता है, लेकिन उसके सवाल किस तरीके से आते हैं, अलग अलग तरीके से उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के इस अंतिम सेक्शन में मैं आप लोगों से डिटेल में उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले एक चीज़ बताऊं मैं आपको, ये नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ाने से पहले मुझे आपको एक सिंपल सी चीज़ बतानी है। क्या है वो सिंपल सी चीज़, अभी हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं, जिनके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। हम बार बार अब एक शब्द का नाम लेंगे, OSI मॉडल। किसका नाम लेंगे? OSI मॉडल। फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI मॉडल मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। साथियों, दोस्तों, आप लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो इंटरनेट की हर एक चीज को एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने का मतलब उसमें अलग अलग प्रकार की चीजों का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कुछ बातें मैं यहां पर देख रहा हूं। अगर हम कंप्यूटर साइंस की किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे होते तो हर लेयर पर एक चैप्टर बनता, हर लेयर की डिवाइस का प्रश्न बनता, लेकिन यहाँ पर सिंपल चीजें हमें देखनी है कि OSI मॉडल जो होता है उसकी लेयर कितनी होती है। तो आप बताएंगे OSI मॉडल की 7 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 7। सबसे पहली लेयर का नाम होता है जैसे फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये सवाल पूछा जाता है कि OSI मॉडल में कुल लेयर की संख्या कितनी होती है, तो सीधी सीधी भाषा में बताएंगे कि एक OSI मॉडल में ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो मॉडल होता है, इंटरनेट का एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुल लेयर की संख्या कितनी होती है, तो सीधा सीधा बताएंगे 7। पहला सवाल पूछा जाता है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, इनके बारे में कुछ बात करो। तो अगर मुझे कहें कि फिजिकल लेयर किस पर काम करती है, तो बिट्स पर आधारित होती है। मीडिया, सिग्नल, बाइनरी ट्रांसमिशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी डेटा लिंक लेयर होती है, मैक एड्रेस इसके अंदर काम आता है, फिजिकल एड्रेसिंग इसके अंदर काम आती है, फ्रेम्स का इसके अंदर यूज किया जाता है। तीसरी है नेटवर्क लेयर, जो पाथ डिटर्मिनेशन का काम करती है, आईपी एड्रेस पर काम करती है, इसके अंदर पैकेट्स का यूज किया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर होते हैं, एंड टू एंड कनेक्शन उपलब्ध कराती है, रिलायबल रहती, विश्वसनीय रहती है। सेगमेंट यानी यहां से डेटा सेंड होगा, फ्रेम बनेगा, पैकेट्स बनेंगे, डेटा जाएगा, किसके पास डेटा गया, किसको डेटा मिल गया, कौन डेटा का इस्तेमाल कर रहा है, कौन डेटा का इस्तेमाल कर सकता है, ये सारी की सारी जानकारी इस सेगमेंट के पास रहती है, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर के पास रहती है। सेशन लेयर डेटा ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रेजेंटेशन लेयर भी डेटा के लिए और एप्लीकेशन लेयर भी किसके लिए रहता है? डेटा के लिए। तो हम आगे बात करेंगे कि OSI मॉडल क्या होता है। तो ये अलग अलग लेयर्स होती है, अलग अलग इनके स्ट्रक्चर होते हैं जिन पे हमारा सिस्टम काम करता है। हम बताएंगे हर एक लेयर पर अलग अलग डिवाइस का यूज होता है। तो कौन सी लेयर पर कौन से डिवाइस का यूज होता है उसके बारे में बात करेंगे। मीडिया लेयर होती है 3 और होस्ट लेयर होती है कितनी आपकी? 4। तो कुल लेयर की संख्या OSI मॉडल में याद रख लेना कितनी होती है? 7।
अब इनका क्रम याद रखना है, पहले नंबर पे फिजिकल लेयर और 7वें नंबर पे कौन सी लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है। इनको इस क्रम में याद रखना है। हर लेयर एक दूसरी लेयर को सर्विस देती है। कौन सी लेयर के बाद कौन सी लेयर आती है, ये सवाल भी बनता है। और फ्रेम का कौन सी लेयर में यूज किया जाता है, सेगमेंट कौन सी लेयर में होता है, पैकेट्स कौन सी लेयर में होता है, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। मैं डिटेल में इसलिए नहीं बात कर रहा हूं क्योंकि इसके प्रश्न सीधे ही आएंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अलग से कोई प्रश्न अपने एग्जाम के लेवल में नहीं बनेंगे। और फिर मैंने पहले सेक्शन में आपको कहा था, जो आपको नहीं आता दुनिया में किसी को नहीं आता, ना तो वो सिलेक्शन रोकता है आपका और ना वो सिलेक्शन करवाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस वहीं चलते हैं, कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में हमें सबसे पहला डिवाइस देखना है जो नेटवर्किंग में काम आता है। आप स्क्रीन की तरफ देखिए, दिख जाएगा। क्या लिखा है सबसे पहला नेटवर्किंग डिवाइस, इसका नाम क्या है दोस्तों, मोडेम। क्या लिखा है, सबसे पहला जो नेटवर्किंग डिवाइस मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसका नाम है मोडेम। जनरल एग्जाम में मोडेम का सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक ऐसे डिवाइस का यूज किया जाता है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। उस डिवाइस को, उस उपकरण को क्या कहते हैं, तो सीधा सीधा जवाब दिया जाता है, उस डिवाइस, उस उपकरण को हम किस नाम से जानते हैं, मोडेम के नाम से जानते हैं। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। मोडेम शब्द मॉड्यूलेटर OMO तथा डीमॉड्यूलेटर DEM से आपस में जोड़कर बनाया गया है मोडेम। जैसे मॉड्यूलेटर का क्या लिया, MO लिया, डीमॉड्यूलेटर का क्या लिया, DEM, तो क्या बन गया, मोडेम बन गया। इन दोनों को जोड़कर बनाया जाता है। अब एक लड़का मुझसे सवाल पूछा, शायद में इसमें लिखा भी है उसको, आप देखिए। उसने कहा गुरुजी आप मुझे बताओ मॉड्यूलेशन क्या होता है और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। अब उसने कहा कि क्या एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना या डिजिटल को एनालॉग में बदलना मॉड्यूलेशन होता है क्या। साथियों, मोडेम मॉड्यूलेशन का काम करता है, वो दोनों हो सकते हैं। अगर वो सिग्नल पहले कंप्यूटर से भेजकर डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है उसे मॉड्यूलेशन बोलते हैं। वापस जब सिग्नल कैरी करेंगे आएंगे इसे डीमॉड्यूलेशन कहेंगे। यानी मैं मॉड्यूलेशन की परिभाषा कहूं तो उससे उल्टा डीमॉड्यूलेशन हो जाएगा। अगर मैं ऐसे कह दूं कि एनालॉग को डिजिटल में बदलना मॉड्यूलेशन है तो ये सत्य बात नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा सत्य है कि एनालॉग में डिजिटल को बदलना मॉड्यूलेशन है, तो फिर डिजिटल को एनालॉग में बदलना डीमॉड्यूलेशन होगा। अगर डिजिटल को एनालॉग में बदलना मॉड्यूलेशन है तो एनालॉग को डिजिटल में बदलना डीमॉड्यूलेशन। उल्टा होता है भाई, कहने का मतलब है पहले मॉड्यूलेशन होगा ना, उसके बाद ही क्या होगा, डीमॉड्यूलेशन होगा। बिना मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन नहीं होता है। इस बात को आपको अच्छे से समझना है, ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है सर, आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं, देखो ये OSI मॉडल की कौन सी लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है। यही लाइन लिखी है मैंने, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना मॉड्यूलेशन तथा एनालॉग को डिजिटल में बदलना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। उल्टा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाता हूं दूसरे डिवाइस की तरफ। इसका प्रश्न भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। गेटवे का मतलब क्या होता है, एक ऐसा गेट जो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। अभी हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था किसी एक सेक्शन में कि अगर कोएक्सियल केबल को आपस में जोड़ना हो तो BNC कनेक्टर का यूज किया जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल को आपस में जोड़ना हो तो RJ45 कनेक्टर का यूज किया जाता है। अगर हम बात करें ट्विस्टेड पेयर केबल को कोएक्सियल केबल से आपस में जोड़ना हो तो हम किसका यूज करते हैं, गेटवे का। दो डिफरेंट नेटवर्क को, डिफरेंट मीडियम को आपस में कनेक्ट करने के लिए गेटवे का यूज किया जाता है। सिंपल सी बात है, गेटवे एक डिवाइस होता है, एक ऐसी युक्ति होती है जो विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ती है। कंप्यूटर नेटवर्क में काम आने वाले डिवाइसेस जैसे प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर, इंप्लीमेंट मशीनिंग डिवाइस, कन्वर्टर आदि गेटवे कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये क्या काम करते हैं? ये फायरवॉल की तरह कार्य करता है। जनरली प्रोटोकॉल कन्वर्टर को गेटवे कहा जाता है, जो OSI मॉडल की सभी लेयर पर काम करता है। यह एक प्रोटोकॉल स्टैक को दूसरे प्रोटोकॉल स्टैक में चेंज करता है, यानी एक डिफरेंट नेटवर्क को आपस में क्या कर देता है? कनेक्ट कर देता है, साथियों जोड़ देता है। पढ़ते रहिए, आसानी से नोट्स लिखते रहिए। इनसे संबंधित जितनी बातें हैं आप जितना अच्छे तरीके से लिखेंगे, जितनी बार इन्हें पढ़ेंगे, आपको याद रहने लग जाएगी। अगला थोड़ा सा यूज और देखते हैं इस गेटवे का। गेटवे एक नेटवर्क पॉइंट की तरह कार्य करता है, जो दूसरे नेटवर्क के लिए एंट्रेंस का काम होता है। यानी कोएक्सियल केबल को फाइबर ऑप्टिक्स में जाना है, फाइबर ऑप्टिक्स को कोएक्सियल में ट्रांसफर करना है, तो दोनों के बीच में एंट्रेंस के लिए इस गेटवे का यूज करते हैं। होस्ट कंप्यूटर या गेटवे किसी नेटवर्क के लिए शॉपिंग पॉइंट की तरह कार्य करवाते हैं। आपस में बात करना चाहे उसके लिए इसका यूज किया जाता है। अगला वर्ड है हब। कौन सा वर्ड है? हब। दोस्तों, हब वर्ड का अब हम ज्यादातर स्विच में कन्वर्ट कर चुके हैं। स्विच वर्ड को ज्यादातर राउटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब इस राउटर वर्ड को लोगों ने फायरवॉल में कन्वर्ट कर दिया। और फायरवॉल तो आज के समय पर एंटीवायरस का भी काम कर रहा है, राउटर का भी काम कर रहा है, स्विच का भी काम कर रहा है, रिपीटर का भी काम कर रहा है। यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ऐसे ऐसे पुराने डिवाइसेस का यूज लगभग खत्म हो रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपके घर में एक्सटेंशन बोर्ड रखा हुआ होगा, उसको हब कहते हैं, ये मान लो आप। तो एक्सटेंशन बोर्ड स्विच कहलाता है, ये मान लो आप। तो एक्सटेंशन बोर्ड ब्रिज कहलाता है, ये मान लो आप। तो क्यों कहलाता है? क्योंकि एक्सटेंशन बोर्ड का यूज क्या होता है? आपके एक ही स्विच है, उसमें एक ही तो कंप्यूटर कनेक्ट हो सकता है। एक्सटेंशन बोर्ड क्यों लगाते हैं? कि उसके अंदर 4 केबल लग जाए। 8 का भी एक्सटेंशन बोर्ड बन सकता है। आप अपने देखते होंगे अपने घरों में कई दुकानों पर ऐसे क्या रहता है, एक प्लग बना होता है, एक बटन होता है, यहां पर खूब सारे पिन लगाने की जगह होती है चार्जर कनेक्ट करने के लिए। ठीक है मेरी बात? कई जगह एक पिन होता है, स्विच बटन होते हैं पूरी लाइटिंग के लिए। तो जो आपका स्विच होता है वो आपका क्या करता है? बहुत सारे डिवाइसेस आप नेटवर्क में कनेक्ट करना चाहते हो तो हब का इस्तेमाल करते हैं, स्विच का इस्तेमाल करते हैं, नेटवर्क ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। केवल इनकी फंक्शनिंग अलग होती है, नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए इनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सुन लो, हब क्या होता है? इथरनेट हब, एक्टिव हब या रिपीटर हब के नाम से जाना जाता है। हब एक डिवाइस होता है जो मल्टीपल ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक्स इथरनेट डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है तथा इन्हें सिंगल नेटवर्क सेगमेंट प्रोवाइड करवाता है। सिंपल सी बात है, एक प्लग में लग जाएगा, इसके अंदर आप और अपने कनेक्शन जोड़ लो। आगे बढ़ते हैं, कुछ और समझने वाली बात कर रहे हैं। हब OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पर कार्य करता है, जो कंप्यूटर से प्राप्त डेटा को हब से कनेक्टेड अन्य सभी कंप्यूटर को क्या कर देता है? ट्रांसमिट कर देता है। भाई, दोस्त, मित्र, साथी, आपने अपने घर पे नेट लगवा रखा है, एक राउटर लगा के गए होंगे, वाईफाई राउटर। उसके अंदर एक पिन लगा ली, 2 पिन लगा ली, 3, 4 पिन लगा सकते हैं। दोस्तों, वाईफाई राउटर इस समय स्विच का और हब का ब्रिज तीनों का काम कर रहा है। उससे वाईफाई भी सिग्नल जा रहे हैं, उसके अंदर अपन मल्टीपल केबल भी लगा सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि उसमें तो 3 ही केबल, आप 10 कंप्यूटर जोड़ना चाहते हैं तो एक हब ले आओ, एक स्विच ले आओ, चाहे राउटर ले आओ और राउटर की पिन लगा दो, आगे कनेक्ट हो जाएगा। 24 पिन का भी आता है, 16 पिन का भी आता है, 8 का भी आता है, अलग अलग पोर्ट आते हैं, अलग अलग कनेक्शन होते हैं उनमें। ठीक है, OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पर काम करता है। हब आपस में सभी निर्देशों को कंप्यूटर को ट्रांसफर कर देता है, अतः किसी प्रकार के नेटवर्क ट्रांसफर को कंट्रोल नहीं करता है। हब में नेटवर्क की साइज तथा नेटवर्क में हब की मैक्सिमम लिमिट क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है, कोई बात नहीं। हब के बाद दूसरा वर्ड कौन सा यूज किया है मैंने? स्विच। मैंने यही तो कहा था, हब, स्विच और नेटवर्क ब्रिज लगभग एक जैसे वर्ड होते हैं, टेक्नोलॉजी का इनके बीच में डिफरेंस होता है। स्विच क्या होता है? हब से तेज गति से काम करता है, इसे नेटवर्क स्विच या स्विचिंग हब के नाम से जाना जाता है। ठीक बात है। एक नेटवर्क डिवाइस है जो नेटवर्क को कंप्यूटर में आपस में जोड़ता है। यह हार्डवेयर जो लैन से सभी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देता है। आप ट्री टोपोलॉजी करना चाहते हैं, आप बस टोपोलॉजी करना चाहते हैं, हम ट्रेन
ट्रेन टोपोलॉजी करना चाहते हैं, कुछ भी टोपोलॉजी आप जोड़ना सर। ट्रेन टोपोलॉजी कौन सी होती है? कोई सी भी नहीं होती है भाई, कर मत देना, ठीक है। हब एक स्थान से उपयोग, ये हब के स्थान पर उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि हब स्वयं तक आने वाले डेटा को प्रत्येक पोर्ट पर भेजता है, जबकि स्विच स्वयं तक आने वाले डेटा को केवल गंतव्य स्थान पर ही भेजता है। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर आपके हब के साथ में 10 कंप्यूटर जुड़े हैं तो हब आपके इंटरनेट को 10 कंप्यूटर में डिवाइड कर देगा। स्विच अगर जुड़ा हुआ है तो स्विच क्या करता है? 10 कंप्यूटर में डिवाइड नहीं करता है, प्रत्येक कंप्यूटर को बराबर बराबर स्पीड शेयर करता है। स्विच की दो कैटेगरी होती है, नेटवर्क ब्रिज बोलते हैं एक को मल्टी स्विच बोलते हैं। कुछ बातें देख लेते हैं। नेटवर्क ब्रिज क्या होता है? ये ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक लेयर यानी लेयर 2 पर काम करता है, प्रोसेसिंग या राउटिंग करते हैं, इसलिए इसे कौन से ब्रिज के नाम से जाना जाता है? नेटवर्क ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करेंगे। मल्टी स्विच, ये ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर पर काम करता है? थर्ड लेयर पे काम करता है। इसकी वर्किंग साधारण हब से क्या होती है? अलग होती है। स्विच रिसीवर किए गए डेटा को केवल डेस्टिनेशन को ही ट्रांसमिट करता है, बल्कि हब क्या करता है? जो डेटा उसने रिसीव किया है कनेक्टेड सभी कंप्यूटर को सेंड कर देता है। दोबारा सुन लेना, स्विच केवल डेस्टिनेशन को ही डेटा ट्रांसमिट करता है और हब क्या करता है? सभी को, जितने जुड़े हैं भैया ले जाओ पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्विच की सहायता से नेटवर्क ट्रैफिक को भी क्या किया जा सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है। कितने कनेक्ट होंगे ये कौन तय कर सकता है? अगला NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, क्या बोलते हैं इसे? पर इथरनेट कार्ड बोलते हैं। यह नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहा जाता है। इथरनेट कार्ड को हार्डवेयर डिवाइस होता है जो हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शन को क्या करता है? सपोर्ट करता है। इसकी सहायता से कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेट करता, आपस में जुड़ता है। यह डिवाइस फिजिकल तथा डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। कौन सी लेयर पर? फिजिकल लेयर तथा डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। अगला बात क्या बता रहा हूं? मैक एड्रेस, ध्यान से सुन लेना। इसे हम कौन सा एड्रेस बोलते हैं? फिजिकल एड्रेस। इसे हम कौन सा एड्रेस कहते हैं? हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं। अब याद रखना, कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है। इसमें 6 सेगमेंट होते हैं। कितने सेगमेंट होते हैं? 6 सेगमेंट होते हैं। 48/6, एक सेगमेंट कितनी बिट का होता है? 8 बिट का होता है। एग्जाम्पल लिखना चाहता हूं किसी का एड्रेस, तो मैंने लिखा, सपोज करो 7-3-4-3-4-2, 1 2 3 4 5 6। कितने सेगमेंट हो गए इसके अंदर? 6 सेगमेंट हो गए। प्रत्येक सेगमेंट के लिए कम से कम कितनी बिट यूज करनी पड़ेगी? 8 बिट। तो 8 6 48 बिट हो गई सभी सेगमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके अलावा अगर मैं आपको बात समझाऊं और बताऊं कि एक सेगमेंट में कितनी बिट होती है, तो आप सीधा सीधा बता देंगे कि एक सेगमेंट में 8 बिट होती है। चलो वापस बात करते हैं। मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है जो लो एड्रेसिंग सिस्टम प्रदान करता है, जिससे हम अपने डिवाइस का पता लगाते हैं। वास्तव में जैसे मोबाइल का EMI नंबर होता है, IMI नंबर होता है, वैसे ही हर एक इंटरफेस कार्ड का एक मैक एड्रेस नंबर होता है जो कंपनी बनाती है, उसका एक नंबर दे दी, जिससे फिजिकल वेरिफिकेशन होता है कि ये डिवाइस हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये 48 बिट का होता है, 6 सेगमेंट होती है, एक सेगमेंट 8 बिट की होती है। हर सेगमेंट को इसमें किससे अलग किया जाता है? डैश से अलग किया जाता है। ये भी प्रश्न बनता है कि एक मैक एड्रेस में सेगमेंट को किससे अलग किया जाता है? डैश से। और अगर IP एड्रेस होता, अभी पढ़ेंगे आगे, तो किससे अलग किया जाता? डॉट से उसको अलग किया जाता। आगे बढ़ने से पहले कुछ और जनरल चीजें डिस्कस करता हूं। इस मैक एड्रेस के बारे में कुछ और बातें लिखी है। क्या लिखा है? प्रत्येक इथरनेट कार्ड का एक यूनिक 48 बिट का सीरियल नंबर होता है, जिससे मैक एड्रेस कहते हैं। प्रत्येक डिवाइस या डेटा का फिजिकल एड्रेस होता है, जिसे मैक एड्रेस कहते हैं। इसे IEEE द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी इसे
IEEE जो संस्था है इंजीनियरिंग की वो बनाती है। ये कार्ड फिजिकल लेयर तथा डेटा लिंक लेयर की रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट करता है। ये IEEE द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। ये कार्ड फिजिकल लेयर तथा डेटा लिंक लेयर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। कार्ड में डेटा RJ14 BNC BNL कुछ नहीं होता है, BNC होता है, BNC सॉकेट का बना होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये मैक एड्रेस के बारे में भी हमारी बातचीत हो गई। अब एक कनेक्टर है जिसे हम बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। पूछा जाता है टेलीफोन लाइन को, कौन सी लाइन को, टेलीफोन लाइन को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं, पीछे जो केबल लगाते हैं उसे हम कौन सा कनेक्टर बोलते हैं, RJ45 कनेक्टर बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। डेटा RJ45 रजिस्टर जैक 45 डायग्राम RJ45 एक फिजिकल कनेक्टिंग डिवाइस होता है। यह एक फिजिकल डिवाइस जो लोकल एक्सचेंज कैरियर या लॉन्ग डेस्टिनेशन के विभिन्न प्रकार के टेलीकम्युनिकेशन और डेटा इक्विपमेंट को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। यानी टेलीफोन लाइन को अगर ये जोड़ना चाहता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अन्य कनेक्टर होते हैं RJ11, RJ14, RJ21, RJ48, RJ45 सिंगल लाइन कनेक्टर है। RJ45 में 1 से 8 पिन होती है जो अलग अलग काम करती है। रिक्वेस्ट टू सेंड, डेटा टर्मिनल रेडी, ग्राउंड, ट्रांसमिशन डेटा, रिसीव डेटा, डेटा कैरियर, डेटा सेट रेडी, क्लियर टू सेंड। ये इस जो 8 पिनें होती है उनकी अलग अलग वर्किंग होती है। आप घर पे जाके जो आपके इंटरनेट की केबल है, जो लैन केबल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उस लैन केबल को एक बार देखना। उस लैन केबल के अंदर 8 तार होंगे अलग अलग कलर के, और उसके जो आगे पीछे कनेक्टर लगा है इधर भी, जिसमें ऐसे 8 तार जुड़े हैं, इधर भी 8 तार जुड़े। आप ध्यान से देखना, अगर एक नंबर पे रेड है तो इधर भी एक नंबर पे रेड आएगा, एक नंबर पे इधर भी ग्रीन है तो इधर भी एक नंबर पे क्या आएगा, ग्रीन आएगा। कलर कॉम्बिनेशन जैसा इस साइड होता है वैसा ही इस साइड जोड़कर बनाया जाता है। एक और बात बताऊं, समझाऊं, वैसे काम करता है क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, वरना नेटवर्क में जितने कंप्यूटर हम कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, उन सभी का कलर कोड, कलर कॉम्बिनेशन वही होना चाहिए जो एक केबल का है, जिससे आपके नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन, नेटवर्क की कमियां निकालना, उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, साधारण बातों से इस सेक्शन को फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो ब्रिज क्या कह रहा है, ब्रिज छोटे नेटवर्क को आपस में जोड़ने के काम आता है ताकि बड़े नेटवर्क की तरह कार्य कर सके। यही बात मैंने बताई, एक सॉकेट्स होता है जिसके अंदर 5-6 जोड़ने हो तो एक उसके अंदर पिन कर दो, बाकी सबको कनेक्ट कर दो। वेस्ट नेटवर्क को तब बांटा जाता है जब नेटवर्क के एक हिस्से के बाकी हिस्से से क्या करना हो, अलग करना हो, तब हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ब्रिज का। अब अगला वर्ड सबसे महत्वपूर्ण है, राउटर यानी राउटिंग, रिपीटर यानी डेटा ट्रांसमिशन, और फायरवॉल यानी नेटवर्क में सुरक्षा के लिए। क्या बता रहे हैं, राउटर का प्रयोग नेटवर्क में डेटा को कहीं भेजने के लिए करते हैं। इस प्रक्रिया को हम राउटिंग कहते हैं। राउटर एक प्रकार का जंक्शन होता है। क्या होता है, जंक्शन, जिससे कहीं भी सूचनाएं अलग अलग डेस्टिनेशन पर, अलग अलग सोर्स पर भेजी जा सकती है। क्या कह रहा है, राउटर एक जंक्शन की तरह कार्य करता है। बड़े नेटवर्क में एक से अधिक रूट होते हैं जहां पर सूचनाएं हमें भेजनी है, उसके लिए हम राउटर का उपयोग करते हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा, सर रिपीटर वर्ड भी आप बार बार ले रहे हो, तो रिपीटर अलग अलग रूट पर नहीं भेजेगा, सेम रूट पर डेटा के सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए रिपीटर का इस्तेमाल किया जाता है। राउटर क्या करता है, डिफरेंट रूट पर अगर आप इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हो तो राउटर का इस्तेमाल करते हो। आप रेंज बढ़ाना चाहते हो, जैसे यहां से मुझे जोधपुर कोई डेटा भेजना है तो डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, तो मैंने उसको अजमेर, फिर मैंने आगे भीलवाड़ा, जो भी मतलब पाली, जो भी जालोर, सांचौर, जो भी गांव आते वहां से मैंने उसको राउटिंग मतलब रिपीटर लगा दिए कि वहां से उसको और तेज गति से भेजेंगे। तो राउटिंग का काम क्या होता है, एक डेटा पाली जाना है, एक डेटा जोधपुर जाना है, एक अलवर जाना है, तो वहां पर राउटर लगेगा जो अलग अलग डेस्टिनेशन पर आपका डेटा सेंड करेगा। ऐसे में राउटर तय करते हैं कि किसी सूचना को किस रास्ते से उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना है।
राउटिंग की बात करें, इंटरनेट की बात करें तो सूचनाएं पैकेट्स के रूप में रहती है। किसके रूप में रहती है? पैकेट्स, यानी सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन का क्या रहता है दोस्तों? पैकेट रहता है। पैकेट के माध्यम से सूचनाओं को आगे क्या किया जाता है? ट्रांसमिट किया जाता है, या मैं कहूं भेजा जाता है। ठीक है। हाँ, अब एक बात और बताऊं, जैसे इसमें लिखा है वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप तक बात पहुंच जाए। राउटर रिपीटर की तरह काम कर सकता है, यानी ये आपकी राउट करने का भी काम करता है, रिपीट भी सिग्नल कर देता है। बस लास्ट वर्ड इस सेक्शन का, इसके बाद ये डिवाइस खत्म हो जाएंगे। फिर केवल एक बात हमें सीखनी है कि आईपी एड्रेस क्या होते हैं। 5 से 10 मिनट का समय उस सेक्शन में, क्लास फिनिश, कोर्स फिनिश, आप खुश मैं खुश। चलिए, रिपीटर क्या है? रिपीटर का मतलब अभी मैंने डिस्कस किया था। राउटर क्या करता है? अलग अलग डेस्टिनेशन पर आपके सिग्नल को भेज देता है। रिपीटर का भी काम राउटर कर देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो आगे क्या लिखा है। रिपीटर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जो निम्न लेवल के सिग्नल को प्राप्त करके उन्हें हाई लेवल बनाकर आगे ट्रांसमिट कर देते हैं। इस प्रकार सिग्नल लंबी दूरी पर बिना बाधा के ट्रांसमिट कर सकते हैं। रिपीटर का उपयोग नेटवर्क में कंप्यूटरों को केबल की जो लंबाई है उससे बचाने के लिए किया जाता है। जब किसी केबल की आवश्यकता होती है तो रिपीटर लगाकर उससे लंबा भी किया जा सकता है। भाई मुझे यहाँ से जोधपुर तक डेटा भेजना है तो उतनी दूर की कोई केबल तो आती नहीं है, तो उसके लिए मैं उनके बीच में क्या लगा देता हूँ? रिपीटर लगाता हूँ। उससे केबल भी क्या हो जाती है? लंबी हो जाती, काफ़ी अधिक क्या हो जाती है दोस्तों? बड़ी हो जाती है। चलिए, अब एक और बात लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर अगले नंबर में, जिसका नाम है फायरवॉल। क्या है? फायरवॉल। नेटवर्क का सिक्योरिटी गार्ड लिखने की कोशिश की है। नेटवर्क का क्या होता है? सिक्योरिटी गार्ड होता है। नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। जैसे आप एक बात समझो, एक बैंक है पीएनबी, उसमें 5 बजे बाद पैसा जमा नहीं होता है, विड्रॉल भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक फायरवॉल सिस्टम लगा रखा है। वो 5 बजे बाद उस सिस्टम को बंद कर देता है, उसे एक्सेस करने की परमिशन नहीं देता है। दूसरी बात, ये क्या करता है? प्राइवेट पब्लिक डेटा की सुरक्षा। ये आपको ये अनुमति भी देता है कि कौन सा वेबसाइट आप यूज करेंगे, कौन कौन पर्टिकुलर वेबसाइट को यूज कर पाएगा। ये सारा काम फायरवॉल सेटिंग से होता है। एक और बात बताकर इस सेक्शन को खत्म करता हूं, फिर आईपी एड्रेस के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। देखो, प्राइवेट नेटवर्क या हम कहें प्राइवेट डेटा की सुरक्षा का काम करता है। उसके अलावा वेबसाइट पर प्रतिबंध भी लगाता है कि आप नेटवर्क में कौन कौन सी वेबसाइट नहीं खोल सकते। फायरवॉल उन वेबसाइट को ब्लॉक कर देता है। एक फायरवॉल से दूसरा फायरवॉल आपस में कनेक्ट हो जाता है तो प्रॉपर मॉनिटरिंग भी करने लग जाते हैं। आपने क्या क्या डेटा देखा, कितनी एमबी की फाइल भेजी, क्या क्या फाइल भेजी, फायरवॉल उन्हें रिकॉर्ड करके रखता है। फ्यूचर में जैसे हिस्ट्री की तरह हम यूज करते हैं वैसे हम सारी चीजें फायरवॉल से पूछेंगे, ये आपको बता देगा। दोस्तों, ये नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है, किस प्रकार से आईपी एड्रेस का हम लोग यूज करते हैं, या आईपी एड्रेस क्या काम करता है। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं हम लोग आईपी एड्रेस के बारे में। क्या होता है आईपी एड्रेस, किस प्रकार से उसका यूज किया जाता है, उसके बारे में हमें इस सेक्शन में समझना है। दोस्तों, आईपी एड्रेस का मतलब होता है, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। दोस्तों, आप जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे सपोज करो आपने लिखा google.com, आपने लिखा facebook.com,
आपने ऐसे कोई वेबसाइट लिख दिया, अब ऐसा ना लिखकर ऐसा लिख दीजिए 192.168.0.1, कुछ ना कुछ वेबसाइट जरूर ओपन हो जाएगा। आप यहां पर 192 की जगह 234G67.0 ऐसे लिख दीजिए, कुछ ना कुछ वेबसाइट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इंटरनेट पर जिन भी वेबसाइट को ओपन करते हैं उसका एक आईपी एड्रेस होता है, यानी एक नंबर एड्रेस होता है। कौन सा एड्रेस होता है? एक आईपी एड्रेस होता है या उनका एक न्यूमेरिक या नंबर एड्रेस होता है जिससे उस वेबसाइट को आइडेंटिफाई किया जाता है। आईपी एड्रेस दो प्रकार का होता है, एक तो स्टैटिक होता है, एक होता है डायनेमिक। कौन सा होता है? एक स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है, दूसरा कौन सा? डायनेमिक। नाम से पता चल रहा है स्टैटिक हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। डायनेमिक क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। तो आईपी एड्रेस ऐसा जो हर बार बदलता हो, चेंज होता हो, उसे हम डायनेमिक आईपी एड्रेस कहते हैं, और जो आईपी एड्रेस फिक्स रहता है उसे हम स्टैटिक आईपी एड्रेस का नाम देते हैं। साथियों, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एक आईपी एड्रेस या हम कहीं एक नंबर एड्रेस होता है, साथ में कहीं एक प्रकार का लॉजिकल एड्रेस होता है। अच्छा, फिजिकल एड्रेस के बारे में हमने बात की थी कि मैक एड्रेस को हम कौन सा एड्रेस कहते हैं? फिजिकल एड्रेस कहते हैं। ठीक है, अब कुछ बातें मुझे यहां से समझ आई कि सर 192 क्यों लिखा, 234 क्यों लिखा, ये भी हम बात करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। देखो स्क्रीन पर एक आईपी एड्रेस जो होता है, एक वर्जन यूज कर रहे हैं हम लोग, पहला IPv वर्जन नंबर 4। हम ज्यादातर जो वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 4 इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 वर्जन जो है वो 32 बिट का एड्रेस होता है। कितने बिट का एड्रेस होता है? 32 बिट का एड्रेस होता है। ठीक है, इसे नंबर फॉर्मेट में लिखा जाता है। इसमें 4 सेगमेंट होते हैं। प्रत्येक सेगमेंट 8 बिट का होता है। इसमें 2 की घात 8 256 नंबर हो सकते हैं। इसमें 0 से लेकर 255 तक के संख्या हो सकती है। कुछ बातें बता रहा हूं। एक आईपी एड्रेस IPv वर्जन नंबर 4 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है। नंबर फॉर्मेट में लिखा जाता है। नंबर भी कौन से वाले? डेसिमल। कौन से वाले नंबर में लिखा जाता है? डेसिमल नंबर में लिखा जाता है। इसमें कितने सेगमेंट होते हैं? 4 सेगमेंट होते हैं। प्रत्येक सेगमेंट में 8 बिट होता है। 2 की घात 8 256 नंबर हो सकते हैं। 256 भी कहां से कहां तक होंगे? 0 से लेकर 255 तक। लिखने का तरीका क्या हुआ? सपोज करते 0.0.0.0 ये एक आईपी एड्रेस है और इसमें ये जो डॉट लिखे हैं सेगमेंट को खंड बोल सकते हैं। सेगमेंट को अलग अलग करने के लिए, सेगमेंट को अलग अलग करने के लिए क्या लगाया जाता है? डॉट। किसका यूज किया जाता है? डॉट। क्या ये एक आईपी एड्रेस है? क्या बिल्कुल है। 0 से लेकर कहां तक के अक्सर यूज कर सकते हैं हम लोग? 255 तक के यूज कर सकते हैं। क्या ये एक आईपी एड्रेस है? क्या 255.0.0.0? हाँ बिल्कुल, ये आईपी एड्रेस है। क्या ये एक आईपी एड्रेस है? क्या 400.0.0.0? ये आपका आईपी एड्रेस नहीं है। क्या ये एक आईपी एड्रेस है? क्या इसमें 3 ही सेगमेंट लिखे हैं? ये भी आपका आईपी एड्रेस नहीं है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में 4 सेगमेंट होंगे। हर सेगमेंट 8 बिट का होता है। इस हिसाब से कुल बिट की संख्या कितनी हो गई? 32 बिट का एक एड्रेस होता है। ये वर्जन नंबर कौन से की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने? 4 की। जनरली हम आईपी एड्रेस का वर्जन नंबर 4 ही इस्तेमाल करते हैं।
एक नया वर्जन अभी आया है जिसे बोलते हैं IPv वर्जन नंबर 6। कौन सा है? वर्जन नंबर 6 128 बिट का एड्रेस होता है। कितने बिट का होता है? 28 बिट का, और इसे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। कौन से फॉर्मेट में लिखा जाता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। कौन से की बात कर रहा हूं मैं? जो वर्जन नंबर कौन सा है साथियों? 6 है। चलिए अब मैं इसके कुछ उदाहरण बात कर रहा हूं, इसकी क्लास के बारे में बात कर रहा हूं। IP एड्रेस जो वर्जन नंबर 4 होता है, इसकी क्लास होती है कौन सी? A होती है, B होती है, C होती है, D होती है, E होती है। IP एड्रेस की जो क्लास होती है वो कितनी क्लासें होती है? 5 क्लास में इस IP एड्रेस को डिवाइड किया जाता है। अब क्या प्रश्न बनते हैं वो स्क्रीन पर देखो, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से आप उन प्रश्नों को समझेंगे। ये जो चार्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस चार्ट से आपके दिमाग में जितने भी IP एड्रेस से संबंधित सवाल आ रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। IP एड्रेस की 5 क्लासें होती है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E। ये इसकी लीडिंग बिट्स होती है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं 0, 1 0, 1 1 0, 1 1 1 0, 1 1 1 ये आईडी होती है। चलिए इन सभी बातों को छोड़कर हमें ये देखना है कि इसकी स्टार्टिंग रेंज कहां से होती है। 0 से लेकर 127 तक की जो रेंज होती है उसे क्लास फर्स्ट का एड्रेस कहा जाता है। कहां से कहां तक की रेंज को कहा जाता है? 0 से लेकर 127 तक की रेंज को क्लास A का एड्रेस कहा जाता है। अच्छा एक और बात बताऊं, क्लास फर्स्ट सेगमेंट से पहचानी जाती है, फर्स्ट सेगमेंट से पहचानी जाती है। अब मैं लिखूं 127.0.1.0, ये कौन सी क्लास का एड्रेस है? तो आप कहोगे क्लास A का एड्रेस है। कौन सी क्लास का एड्रेस है? क्लास A का ये एड्रेस है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। दूसरी क्लास कौन सी है मेरे पास? दूसरी क्लास कौन सी? स्क्रीन पर देखो, क्लास B। इसके एड्रेस की रेंज कहां से कहां तक होती है? 128 से लेकर 191 तक क्लास B का एड्रेस होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 129.600.0.0, क्या ये IP एड्रेस है क्या? तो आप कहोगे सर ये IP एड्रेस नहीं, क्योंकि इसमें 600 नहीं आ सकता। IP एड्रेस में कहां तक के अक्षर आ सकते हैं? 255 तक के आ सकते हैं। तो अब मैं क्या लिखूं? 127, चलो 29 कर देता हूं, .250.0.0, ये कौन सी क्लास का एड्रेस है? देखो 250 की रेंज तो नीचे वाली में आ रही है, 240 से 255, लेकिन पहले सेगमेंट से ही उस एड्रेस को पहचाना जाता है। ये कौन सी क्लास का एड्रेस है? क्लास B का एड्रेस है। गुरुजी इसके सवाल कैसे आएंगे ये बताने की कोशिश कीजिए। इसके सवाल मैं बता रहा हूं कैसे आएंगे, एक बार आप स्क्रीन की तरफ देखो। चलिए अब देखते हैं कैसे प्रश्न आते हैं। 192.1.0.1, ये कौन सी क्लास का एड्रेस है? ये कौन सी क्लास का एड्रेस है? क्लास C का एड्रेस है। दिख रहा है क्या स्क्रीन पर? हाँ, पहले दोबारा देखो, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आप स्क्रीन पर देखोगे समझ जाओगे। पहले देखो क्लास A का जो एड्रेस होता है उसकी रेंज कहां से कहां तक होती है? 0 से लेकर कहां तक होती है? 127 तक होती है। याद रह जाएगी बात। दूसरा क्लास B की जो रेंज होती है 128 से लेकर 191 तक होती है। याद रह जाएगी बात। क्लास C की रेंज कितनी होती है? 192, 192 से लेकर 223 तक इसकी रेंज होती है। 224 से लेकर 239 D क्लास की रेंज होती है, और क्लास E की रेंज 240 से लेकर 255 तक होती है। अब मुझे बताओ 230.240.255.255 ये कौन सी क्लास का एड्रेस है? ये दोस्तों क्लास D का एड्रेस है। क्यों? क्योंकि यहां पर स्टार्टिंग बिट क्या है? 230 है। तो एड्रेस में आगे कुछ भी हो हम स्टार्टिंग बिट को ही आइडेंटिफाई करके उसकी क्लास बताते हैं। तो पेपर में एक सवाल तो ऐसा पूछा जाता है। दूसरा सवाल मैं बताऊं, जो भी एक IP एड्रेस होता है उसके 2 हिस्से होते हैं। एक आईडी को बोलते हैं नेट आईडी और दूसरे को बोलते हैं होस्ट आईडी।
पहले का नाम क्या होता है नेट आईडी और दूसरे का नाम क्या होता है होस्ट आईडी। दोस्तों जो क्लास ए होती है, ए क्लास में नेट आईडी की संख्या कितनी होती है 1 और होस्ट आईडी की संख्या कितनी होती है 24 बिट। यानी कहने का मतलब 255.0.0.0 ये क्लास ए के लिए यूज किया जाएगा। इसे बोलते हैं सब नेट मास्क। क्या बोलते हैं? सब नेट मास्क बोलते हैं। क्लास ए में एक नेट आईडी होती है तो 255 एक के लिए लिखा, समझने वाली बात यहां पर रखी है। क्या बता रहे हैं? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। क्या पूछा जाता है? इसका सबनेट मास्क बताओ। होस्ट आईडी कौन सी है, नेट आईडी कौन सी है? तो देखो पहली में नेट आईडी 8 बिट की यानी 1 बाइट की होती है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 और रिजर्व रहता है। कहने का सिंपल सा मतलब क्या हुआ? अगर मुझे ये कहे, क्या कहे सुन लो, क्लास ए का क्या बताओ सबनेट मास्क बताओ, तो क्या कहेंगे 255.0.0.0। क्लास बी का बताओ तो क्या बताएंगे 255.255.0.0। क्लास सी का बताओ तो क्या बताएंगे 255.255.255.0। क्लास डी का बता दो, वैसे रिजर्व रहती है क्लास, तो क्या लिखेंगे 255. ये कौन सी क्लास का है? डी का। केवल अपने से पूछा जाता है कि नेट आईडी कितनी होती है, होस्ट आईडी कितनी होती है, तो इसकी नेट आईडी कितनी होती है 1, इसकी कितनी होती है 2, इसमें कितनी होती है 3, इसमें कितनी होती है 4। हर को 8 से गुणा कर दो तो 8 बिट की होती है, 8 से गुणा कर दो 16 बिट होती है, 8 से गुणा कर दो 24 बिट होती है, 8 से गुणा कर दो कितने बिट होती है 32 बिट होती है। अब हमें इस एड्रेस को ज़्यादा डिटेल से जानने की जरूरत नहीं थी, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। आपको केवल 2 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी 2 बातें? स्क्रीन पर देख लो। आईपी एड्रेस की जो क्लास होती है वो 5 क्लासें होती है, उसकी रेंज याद रखनी है। आपको ऐसे कोई भी एड्रेस देके पूछेगा कौन सी क्लास का एड्रेस है, याद रह जाएगी बात, ठीक है। उसके अलावा दूसरे में पूछेगा कि नेट आईडी और होस्ट आईडी की संख्या कितनी होती है, तो अब यहां देखकर नेट आईडी होस्ट आईडी की संख्या बता सकते हैं। जितनी नेट आईडी की संख्या होती है वही उस क्लास का सबनेट मास्क कहलाता है। सबनेट मास्क में मैंने अभी लिखा था 255.0.0.0, यहाँ पर 255 की जगह 1.0.0. लिख दो। यानी सबनेट मास्क में क्या होता है, नेट आईडी में 1 हो जाता है और होस्ट आईडी सारी की सारी क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ये आईपी एड्रेस से संबंधित सवालों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। जनरल एग्जाम में इतने ही सवाल पूछे जाते हैं। साथियों, मैं प्रभात वालिया आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और चाहता हूं कि आप अपने एग्जाम में सफल हो, आप लोगों को अपने लक्ष्य में, आपके जीवन में आगे बढ़ने में सफलता प्राप्त होती रहे। इसी आशा के साथ मैं इस थ्योरिकल पोर्शन वाले सिलेबस को खत्म करता हूं। इसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेक्शन में लेकर आऊंगा, जिससे आप लोगों के इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन भी खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद, आभार।